भारतीय मान्यताओं के अनुसार एक और जहां हम नदियों की पूजा करते हैं, नदियों को देवी देवताओं का स्वरूप मानते हैं, वहीं दूसरी ओर नदियां हमारे लिए जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी का काम करती है। हमारे जीवन यापन के लिए नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम इस बिहार आईएएस की इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज नदियों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। किस तरीके से हमारे भारत में नदियां विस्तृत होती हैं और कहां से प्रवाह करती हैं। इसी कड़ी को आज आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री भरत जी राम सर, असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट। नमस्कार सर, स्वागत है आपका इस बिहार आईएएस के चैनल पे। थैंक यू विवेक जी, आपने पुनः एक बार मुझे मौका दिया अपने व्यूअर्स से जुड़ने के लिए। आपने सही कहा कि नदियां जीवनदायिनी होती हैं और एक परंपरा रहा है कि गुलशन गुलशन में महक रहे, फूलों की छटा मनोहारी है, जल ही जीवन की रीत सदा ये गीत गगन को प्यारी है। ये परंपरा है और जिस रिवर सिस्टम की बात आज करनी है हमारे व्यूअर्स से, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे भारत में हिमालयी तंत्र की जो नदियां हैं, तो यह एक तरह से नदी तंत्र का निर्माण, इसमें 3 प्रकार की मुख्य नदियां होती हैं या 3 तरह का नदी तंत्र है। तो 2 पार्ट में हम इसको देखेंगे। पहला हिमालय से प्रवाहित होने वाली नदियां और दूसरा जो प्रायद्वीपीय भारत में, जो दक्षिण भारत में या मध्य से दक्षिण भारत की तरफ जो नदियां प्रवाहित होती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों में सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र को देखा जाएगा, गंगा नदी तंत्र को, और फिर ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र की बात की जाएगी। दक्षिण भारत में जहाँ तक बात की जाए तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो नर्मदा नदी है, तापी है ना, फिर महानदी, उसके बाद से गोदावरी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है। तो ये प्रमुख नदियां हैं जिसके बारे में हम लोग बारी बारी करके देखेंगे। आज की विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं सिंधु नदी तंत्र की। ये जो हमारा सिंधु नदी तंत्र है, ये जो नदी निकलती है सिंधु नदी, ये मानसरोवर झील से निकलती है जो तिब्बत में है, वर्तमान में वह चाइना के कब्जे में है। तो ये नदी भारत के ऊपरी भाग से मतलब आते हुए बुंज नामक एक जगह है, वहीं पर सबसे बड़ा गॉर्ज का निर्माण करती है और वह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है ना। ओरिजिन हमने देखा मानसरोवर झील से ये नदी निकलेगी। और जब हम इस नदी तंत्र की बात करेंगे, है ना, तो इसमें 5 नदियां मिलती हैं और अक्सर ये पूछा जाता है पंचनद, है ना। तो एक तो ये पूछा जाएगा कि जो नदियां इसमें मिलेंगी, है ना, तो वो नदी उस नदी के लेफ्ट साइड से जिस तरह से प्रवाहित होती है, तो अपनी बाईं साइड से मिलने वाली जो पहली नदी होती है उसका नाम है झेलम। तो झेलम नदी है जो पहली नदी है जो उसमें मिलती है। झेलम के बाद जो दूसरी नदी है जो झेलम में मिल जाती है ना, तो वह नदी है, आपको याद होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी भाग है वो मांडा है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि मांडा किस नदी के किनारे है, तो वो आपको याद होगा चिनाव। तो जो दूसरी नदी होगी वह चिनाव होगी, जो दूसरी प्रमुख नदी है। और ये जो तीसरी नदी है वह रावी नदी है जो सिंधु तंत्र में आके मिलती है ना। और जो चौथी नदी को समझने से पहले हम देखते हैं कि उसी मानसरोवर के निचले भाग से, है ना, जो एक राक्षस ताल जगह है, वहीं से ओरिजिनेट होती है सतलज नदी, है ना। और ये सतलज नदी वो सिपकला दर्रे से होते हुए आती है और ब्यासकुंड से जो ब्यास नदी निकलती है वह आके सतलज में मिल जाती है ना। वो हरिके नामक जगह पे मिलेगी, है ना। और वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। आपको पता ही होगा कि यह सबसे बड़ा नहर है ना। और ये राजस्थान जैसे मरुस्थल के लिए भी अगर ओएसिस का अगर काम करती है तो वह नदी तंत्र है। तो ये जो चौथी नदी होगी वो ब्यास नदी होगी जो सतलज में आके मिलती है और अंततः सतलज नदी आके सिंधु में मिल जाती है। तो इस तरह से एक नदी तंत्र का निर्माण होता है
और सिंधु में मिलने वाली जो क्रमशः नदियां होंगी उसको हम एक बार देख लेते हैं। पहली नदी झेलम, दूसरा चिनाब, तीसरा रावी और चौथा हो गया ब्यास और साथ में अंतिम रूप से सतलज है ना। तो ये एक तरह से मोटे तौर पे हम लोगों ने सिंधु रिवर सिस्टम को देखा। सबसे पहले हम देखें कि जिस तरीके से सर ने इस नदी तंत्र को जो हमारी सिंधु सभ्यता से भी इस चीज़ को जोड़ा है और शायद इसी कारण ये नदी तंत्र को सिंधु नदी तंत्र बोला जाता है। अब इसी चर्चा को आगे भी हम जारी रखेंगे, पर आज के लिए जो हमारा चर्चा था वो सिंधु नदी तंत्र का था। अगले चर्चा में हम इसके गंगा नदी तंत्र और दक्षिण के जो नदियों के जो तंत्र हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इस चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं।